नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको विविध विधाओं के सर्जकों और उनकी सृजन यात्रा से रूबरू कराते हैं। तो आइए आज इस मंच से सुनते हैं कल की कहानी का दूसरा भाग। कल की कहानी थी कथाकार लोक बाबू की होशियार आदमी, जिसका पहला भाग आप सुन रहे थे इप्टा में राष्ट्रीय सचिव व प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री राजेश श्रीवास्तव जी से। इस मार्मिक और रोचक कहानी में अब तक आपने सुना और जाना कि कैसे कहानी के नायक के लिए सिंघाड़े वाले लड़के के 40 रुपए के ऋण से ऋण होना आवश्यक हो जाता है। वे उस लड़के का पता हर किसी से पूछते हैं। कई महीने बीत जाते हैं, वे बेसब्र और बेचैन हो जाते हैं कि एक सब्जी वाले से उस लड़के का पता चलता है। अब वो चल पड़ते हैं उस लड़के के घर अपने इस ऋण से ऋण होने के लिए। आखिर क्या हुआ इस कहानी में आगे? क्या उस गरीब लड़के का ऋण चुका पाए? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में मिलेंगे। तो बने रहिए इस कहानी और हमारे यानी दस्तक परिवार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवानिवृत्ति के बाद उनके पास वक्त की कमी नहीं थी। पेंशन भी पर्याप्त थी। जीवन के उत्तरार्ध की अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी शेष नहीं रह गई थी। जीवन आराम से बीत रहा था। न उधो से लेना, न माधव को देना। मगर इस सिंगाड़े वाले लड़के ने उन्हें कर्जदार बना दिया था। उसके 40 रुपए की उधारी अब भी उन्हें साल रही थी। उन्होंने ऋण होने की कोशिश की थी, मगर मन को तसल्ली नहीं मिली थी। बेचारा लड़का कोरोना काल में 4 रुपए कमाने की इच्छा से सिंगाड़े बेचने निकला था। उसे कुछ लाभ भी हुआ या नहीं पता नहीं, मगर इतना पता है कि उसे मेरे कारण 40 रुपए और मिलने थे जो नहीं मिले। इतने रुपए ही उसके लिए इस समय बहुत मानी रखते थे। ये महामारी अब गरीब लोगों के लिए बहुत भारी पड़ गई थी। उनके दैनिक काम धंधे छूट गए थे। सरकार से कोई जरूरी राहत भी नहीं मिल पा रही थी। आगे भी शीघ्र किसी राहत की उम्मीद नहीं थी। सत्ता बदल गई थी, मगर सत्ता का मिजाज नहीं बदला था। इधर गरीबों को जरूरी राहत भी नहीं मिल पा रही थी। आगे भी शीघ्र किसी राहत की उम्मीद नहीं थी। सत्ता बदल गई थी, मगर सत्ता का मिजाज नहीं बदला था। इधर गरीबों को मरने का ज्यादा डर नहीं था। कोरोना से ना भी हो तो भी वे उचित इलाज, भोजन, आकस्मिक दुर्घटना और ऋण की चिंता आदि कारण मर ही रहे थे। कुछ तो आत्महत्या तक करने पर उतारू थे। इस बीमारी या महामारी का नाम कोरोना कर देने से मास्क पहन लेने और देह की दूरी के बावजूद उनकी मृत्यु दर कम होने से रही। कोरोना का असली डर तो नेताओं, अमीरों, अफसरों के घर में था। अफसरों को घर कर गया था। यह छूत की बीमारी थी जो अमीर गरीब नहीं देखती थी। कोरोना के डर से पूरा देश आइसोलेशन वार्ड में तब्दील हो गया था। इसीलिए वे संपन्न लोग प्रार्थनारत थे, जब तक टीका नहीं आ जाता तब तक टिकाए रखना भगवान। उन्होंने मन में तय किया, अब जो भी हो उन्हें गनियारी गांव जाकर उस लड़के के रुपये लौटाने होंगे। उन्होंने अपने परिचित उसी ड्राइवर को फोन लगाया। कल सुबह 8 बजे आओ, गनियारी गांव जाना है। गनियारी? कुछ काम है सर जी। हाँ भाई, काम के बिना कैसे जाऊंगा। असल बात यह है सर जी कि मैं सुबह 10 से पहले नहीं आ सकूंगा। मैं अभी सोमनी गांव से बोल रहा हूँ। यहाँ मेरे जीजा जी की तबीयत खराब थी और बहन ने फोन किया था तो देखने आ गया था। साइकिल से हूँ। कल सुबह 7-8 बजे निकला तो भी 9:30-10 तो बज ही जाएगा। अच्छा ठीक है, 10 बजे तक ही आ जाओ। ऋण से ऋण होने का आंतरिक सुख उन्हें खींचे था। ड्राइवर जंगीराम उनका पुराना परिचित था। हालांकि वह कुछ नकचढ़ा था, मगर विश्वसनीय था। जरूरत पर काम भी करने को तैयार रहता था। स्थानीय था जो इधर के सब इलाके की जानकारी भी रखता था। दूसरे दिन जंगीराम 10 बजे पहुंचा। अपनी साइकिल घर की दीवार से एक तरफ टिकाकर उसने कार बाहर सड़क पर निकाल ली। कार में बैठते हुए उन्होंने उससे कहा, जंगीराम, लगता है गाड़ी में पेट्रोल कम है। रास्ते में कहीं पेट्रोल जरूर देख ले, भरवाना होगा। पता नहीं गनियारी गांव कितनी दूर है यहाँ से। ज्यादा दूर नहीं है सर जी, यही कोई 20-25 किलोमीटर होगा। मैं उस गांव जा चुका हूँ। जितना पेट्रोल है वह आने जाने में हो जाएगा। लगता है जो भी हो बचेगा तो वो भी काम आ जाएगा। पता नहीं इधर का रास्ता कैसा है। तुम भी तो वर्षों पहले गए होगे। कार चल पड़ी। वह कार के पीछे की सीट में बैठे थे ताकि दूसरे की देह से थोड़ी दूरी बनी रहे। मास्क भी लगा रखा था।
मगर जंगीराम अपना मास्क गले में लटकाए हुआ था। उन्होंने उसे ठीक से मास्क लगाने की हिदायत दी। वह मास्क ठीक से लगाते हुए थोड़ा बुदबुदाया। सर, ये सब अमीरों और नेताओं के चोचले हैं सर जी। हम गरीब मास्क लगाएं या पूरे बोरे में घुस जाएं, हमें मरने से कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। तुम अमीरों और नेताओं से इतना खार क्यों खाए बैठे हो जंगीराम? सर जी, आपको मैं क्या बताऊं, आप ही ज्यादा समझते हैं। इस बीमारी से अमीरों नेताओं को संक्रमण न फैले, इसीलिए आम लोगों का मुंह नाक ढांका जा रहा है, पाबंदी लगाई जा रही है। मगर जब आम आदमी पर आफत आती है तो क्या ये पाबंदी कभी लगती है? इन पर भी कभी लगती है? बात आगे न बढ़ाने की गरज से उन्होंने कुछ नहीं कहा। कांच के बाहर देखते लगे और याद करने लगे कि वर्षों पहले किस तरह वह इस इलाके में आए थे। तब उनके पास स्कूटर थी। रास्ता तब इतना ज्यादा खराब था कि उन्हें आसपास के गांव के नाम की जगह बस खराब रास्ते की स्मृति ही थी। अब आज जंगीराम न होता तो उन्हें गनियारी जाने के लिए रास्ते में कितनों से पूछताछ करनी पड़ती। थोड़ी थोड़ी दूर पर चौक थे और कई रास्ते फूटे हुए थे। जंगीराम गरीब जरूर था, मुंहजोड़ भी था, मगर उनसे और उनके परिवार से बहुत हिल मिल गया था। जरूरत पर हमेशा जिन्नी की तरह उपस्थित हो जाता था। लगभग 11 बजे वे गनियारी गांव पहुंच गए। अब उस लड़के का पता लगाना था। एक पैदल ग्रामीण को जो कार को देखकर रास्ता देने के लिए सड़क के एक किनारे खड़ा हो गया था। उन्होंने खिड़की से सिर निकालकर पूछा, आप इसी गनियारी गांव के हैं? उसने नाम में सिर हिलाया और अपने पटकू से अपना मुंह ढांक लिया और बिना कुछ बोले अपने रास्ते चल पड़ा। वे जरा आगे बढ़े। एक जगह 3 लड़के आपस में बातें करते बरगद की छाया में खड़े थे। उनमें से किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। गांव के रास्ते भी बहुत कम लोग मास्क लगाए दिखाई दिए। शायद वे इसे दिखावी तमाशा ही समझते थे, मजाक में लेते थे। इस बार जंगीराम ने उन लड़कों से पूछा, क्यों भाई, यादव ऑटो वाले का घर कहाँ है? उनमें से 2 एक साथ बोल पड़े, महेश यादव का घर, इस गली के पीछे वाला उसका घर है। जंगीराम ने गली को देखा और कहा, उस गली में कार नहीं जा पाएगी सर जी। वे दोनों कार से उतर गए। वे तीनों लड़के भी उनके पास आ गए और पीछे पीछे चलने लगे। एक बोला, महेश अभी घर में नहीं मिलेगा, वो साइकिल में अपने बाप को बिठाकर सैलूद गांव मरनी में गया है, मगर शाम तक आ जाएगा। इस जानकारी से वे फिर निराश हुए। इतनी दूर आकर भी उससे मुलाकात न होने का दुख था, मगर अब खाली हाथ लौटकर फिर आना मुश्किल था। उन्होंने उस लड़के से पूछा, उसके घर में कोई तो होगा ना? हाँ, उसकी बूढ़ी माई और छोटी बहन तो होगी, कुछ काम था क्या? उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्हीं से पूछा, क्या 3-4 दिन पहले यहाँ के तालाब से सिंघाड़े निकाले गए थे? बगलू गोठिया की डबरी के सिंघाड़े हैं, आए दिन वो सिंघाड़े निकालता है। क्या सिंघाड़े लेने आए हो? अभी फिलहाल तो नहीं। क्या महेश यादव भी सिंघाड़े बेचता था? उस दिन सिर्फ एक बार वो गोठिया से सिंघाड़े लेकर बेचने गया था, मगर उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। बाद में वह फिर नहीं गया। महेश यादव की गली सकरी थी और अब वे तीनों लड़के उससे हमसे जरा तेजी से चलते हुए गोया महेश के घर में कोई मेहमान हो आने की सूचना देने उसके घर में पहुंच गए। जबकि वह और जंगीराम धीरे धीरे चल रहे थे। जंगीराम अब तक अपनी उत्सुकता को काबू में रखा था। अब पूछ ही बैठा, उस लड़के से क्या काम है सर जी? अरे उसके 40 रुपए लौटाने थे यार। अपने बचाव में अर्धसत्य का सहारा लिया। इस इलाके को मैंने वर्षों पहले देखा था, एक बार और देखने की इच्छा थी। बहुत तरक्की हो गई है। इधर तो पक्की सड़कें भी बन गई हैं और कुछ तो पक्के मकान भी हैं, पंचायत भवन भी। इधर से भिलाई इस्पात संयंत्र और उसकी चिमनियों को देखने में लगता है जैसे चित्र देख रहे हों। जंगीराम के चेहरे पर मुस्कान उभरी। इतना पिचकाट आप ही कर सकते हो सर जी। सामने एक अधकच्चा मकान था। 2 लड़के इनकी बाट देखते मकान के बाहर खड़े थे। उन्होंने इन्हें इशारा किया, यही है घर महेश का। एक लड़का जो अंदर जा घुसा था और उसकी आवाज बाहर भी सुनाई दे रही थी। वो बैरी बूढ़ी माई से कह रहा था, दाई तोर घर मेहमान आवत है। हमार घर कहाँ के मेहमान दादा? महेश और उखर बाप गला तो नहीं है गा? बेटी कतेक जन है त चाह बना देवे वो। इसके पहले कि महेश
कि घर के लोग और ज्यादा सोचकर परेशान न होने लग जाएं, वे जल्दी से उस घर की देहरी के अंदर चले गए। घर में दिन में भी अंधेरे का आभास हो रहा था। छोटे छोटे 2 कमरे थे जिनमें खिड़कियां भी नहीं थी। आंगन में एक कोने में अनबुझा लकड़ी का चूल्हा था जिसकी राख से बहुत थोड़ा थोड़ा अगरबत्ती के जलने से धुआं निकल रहा था। चूल्हे पर एक देगची चढ़ी थी। अचानक एक कमरे से एक 13-14 बरस की लड़की प्रकट हुई। उसके हाथों में पानी भरा एक लोटा और गिलास था। उसने वो लोटे उनके और जंगीराम के पांव के पास रख दिए और झुककर दोनों के पांव पड़ लिए। यह सब इतना जल्दी और अचानक हुआ कि उन्हें कुछ सूझा ही नहीं। उन्हें दुख हुआ कि इस घर के लोग सच में उन्हें मेहमान मान बैठे हैं और भी ज्यादा तीमारदारी में न उतर जाएं। इसलिए उन्होंने बूढ़ी माई से कहा, हम मेहमान नहीं है माता जी, हम तो बस महेश का पता पूछते यहाँ आ गए। इतने में एक लड़के ने उनके बैठने के लिए एक खाट बिछाकर रख दी। बैठो दादा बैठो, बाहर ले भैया, मेहमान नहीं तो का होते भाई, ये गरीबन के घर है दादा, ऊंच नीच पर माफी देहू, चाह बना के का बेटी। मगर वह कुछ कहना चाह रहे थे मगर बूढ़ी बाई की बात पूरी नहीं हो पा रही थी। महेश औ ये नौनी मोर पोता पोती हवा दादा, एकर दाई हा 3 साल पहली सड़क से धार दिस। भगवान गला अंधेर करते, मोला उठा लिस तब बहू बेचारी ला उठा लिस। बहू के बारे में सोचता हूं तो कलेजा मुंह में आ जाते। 3 साल पहले के बात है दादा, बहू दूसर के खेत में बनी करत रहिस। एक सांप हा कौन बिल्ले निकलिस औ बहू के गोड़ ला डस दिस। तुरते झाड़ फूक कराइन फिर बने नहीं होइस। अस्पताल गला लेगिस रहे मोर बेटा हा, फिर होनी ला कौन डाल सकते दादा, बेचारी के प्राण छूट गए। इतना कहकर बूढ़ी माई रोने लगी और अपनी साड़ी के छोर से आंसू पोंछने लगी। विषय बदलने के लिए उन्होंने पूछा, महेश के पिताजी कहीं काम करते हैं? प्रश्न सुनते ही सामान्य हो गई। मिस्त्री के काम करत रहिस, फिर घर द्वार के पुताई के काम घला कर डाले। अब 6 महीने ले जुच्छा है। महेश के ऑटो गाड़ी घला खाली पड़े है। काम धंधा सब नदा के दादा, कैसनो चाउर उबाल के खावा थन। का ये बीमारी आगे कभू बाप जन्म ला एकर नाम घला सुने रहेन। ए कब जाही दादा, तुमला कुछ अंदाज है? कही थे सब बोला टीका माढ़ी, फिर टीका के घला पैसा ली सरकार हा। हमार घर का फूटा कोड़ी घला नहीं है, मरबो के बचबो नहीं जानन। सब ठीक हो जाएगा माता जी, थोड़ा समय लगेगा। सिर्फ हमारे देश की ही बात नहीं है, सब देश के लोग टीके का इंतजार कर रहे हैं। जरूर जल्दी आ जाएगा, तब तक सबको संभल कर रहना पड़ेगा। उन्होंने धीरज बढ़ाने की कोशिश की और सरकार की ओर से आश्वासन भी दे डाला, टीका आएगा तो सबको मुफ्त में लगेगी। आखिर यह उनकी जिम्मेदारी है। उनकी बात का कुछ असर होता होगा। माई के चेहरे पर थोड़ा संतोष की छाया नजर आई। वह बोली, आप तो शहरी मन के लागत हो, कौनो काम धंधा महेशला देव महाराज, भगवान आपके बाल बच्चा ला सुखी रखा है। अभी तो सबके कामकाज बंद है माता जी, मगर इस साल के आखिर में सबके काम धंधे फिर जोर पकड़ने लगेंगे। महेश का ऑटो भी चलने लगेगा। थोड़ा इंतजार तो सबको करना पड़ेगा। धीरज के दमे में अबले जिया थन दादा, फिर ये धीरज हा कतेक दिन दम धरी नहीं कह सकन। और क्षमा करो दादा, भैया आप ले पूछा घला नहीं, आप मन महेश का पूछा आए रहे। इसी समय महेश की बहन 3 कपों में बिना दूध की चाय बना लाई। बूढ़ी माई के लगातार बोलने के कारण वह चाय के लिए मना करने से चूक गए थे और अब मना करना उस गरीब परिवार का अपमान होता। जंगीराम के मन में चाय पीने की इच्छा रही होगी, तभी वह जानकर भी चुप बना रहा। वैसे उसने अपनी तरफ से इस बीच वार्तालाप में हिस्सा भी नहीं लिया था, जो स्वाभाविक नहीं था, मगर उसका चुप रहना इस वार्ता उन्हें अच्छा ही लग रहा था। कई बार वह अपने प्रश्नों से परेशानी में डाल देता था। महेश की बहन ने चाय के कप उनके हाथों में थमा दिए और बूढ़ी माई
जो जमीन पर बैठी थी उसकी चाय का कप जमीन पर रख दिया। चाय मिलते ही जंगीराम ने चाय की गर्मा गर्म चुस्की ली, मगर उन्होंने थोड़ा रुककर चाय को मुंह से लगाया। चीनी की कमी और चाय पत्ती की अधिकता से चाय कड़वी लगी, बावजूद उन्होंने धीरे धीरे पूरी पी ली। फिर बूढ़ी माई से कहा, माताजी, मैं घर में बंद रहते रहते बोर हो गया था, इसीलिए इधर का इलाका देखने निकल आया। महेश से मैंने सिंगाड़े खरीदे थे, उसके रुपये भी मैं चिल्लर न होने के कारण नहीं दे पाया। सोचा था इसी बहाने दे आऊंगा। कतेक रुपया है दादा? बूढ़ी आंखों में उत्सुकता की चमक दिखाई दी। वे ठिठके। उन्होंने 40 रुपये अलग निकालकर मनी बैग के एक हिस्से में रख छोड़े थे, मगर उस हिस्से में उंगली डालने से उन्हें संकोच हुआ। उन्होंने मनी बैग को जरा सा देखा। उसके दूसरे हिस्से में 2 100 के और एक 100 का वो कुछ नोट रखे थे। घर से वे 840 रुपये लेकर निकले थे। 300 पेट्रोल में चले गए थे। उन्होंने 200 का एक नोट निकालकर माई की हथेली पर रख दी। कहा, महेश को दे दीजिए। माई ने ललचाई आंखों से नोट को देखा, बोली, या दादा, कतका रुपया उधारी में रहीस और महेश था थोरकुन नहीं बताइस गा। आप कतेक दूरिया ले उधारी दे आए हो, भगवान आपके भला करे। उन्होंने जंगीराम की ओर उठ चलने का इशारा किया, जो चकित सा उन्हें घूर रहा था। वह खुद माई से हाथ जोड़ विदा ले आगे आगे जल्दी जल्दी कार की ओर बढ़ रहे थे। जंगीराम कुछ पूछने की गरज से उनके करीब आने की कोशिश कर रहा था। वे तीनों लड़के भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी बातों को सुने। जब वे दोनों कार में बैठ गए और कार चलने लगी तो जंगीराम ने आखिर में पूछ लिया, सर जी, आपने तो 40 रुपये कहा था, आप तो यहाँ 200 रुपये दे गए। उन्होंने अपनी झुंझलाहट छुपाते और सेहतमंद आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, मैंने तो 240 कहा था यार, तुम शायद 40 ही सुन पाए लगता है। ओह, तब तो आपने 40 रुपये बचा लिए सर जी। जंगीराम खुश हो गया। बहस होता तुम्हें पूरे दे देता। अब उसके घर वालों को क्या पता कि कितने बाकी थे। आप तो होशियार हैं सर जी। अब उसमें होशियारी की क्या बात भाई, उसकी खोज में आधा दिन गया, पेट्रोल डलवाया अलग, फिर अभी तुम्हें भी तो 300 रुपये देने हैं जंगीराम।